19 जुलाई 2007 मुंबई के डोंबिवली में दोपहर के लगभग 4:30 बजे दो लड़कियों की मां और एक स्कूल टीचर कल्पना गवारे अपने स्कूल के सारे काम पूरे करने के बाद घर आई। जब वह घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर कुंडी लगी हुई है और दरवाजे के राइट साइड पर उनकी 21 वर्षीय बेटी स्नेहल की स्लीपर पड़ी है। इसके बाद कल्पना घर के अंदर घुसी। घर के अंदर घुसते ही एक बड़ा हॉल था जहां पूरा परिवार टीवी देखने और खाना खाने के लिए बैठता था। वहीं डाइनिंग टेबल पर ही कल्पना को एक ग्लास में भरा पानी दिखा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को आवाज लगाई, उसे कमरों में ढूंढा और फिर छत की भी जांच की, लेकिन स्नेहल कहीं नहीं मिली। इससे कल्पना को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्नेहल को बाहर कुछ काम नहीं था। साथ ही उसे सारा दिन घर पर ही रहने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के दौरान उसके पैर में चोट लग गई थी। इसके अलावा उसका चश्मा, ब्रेसलेट और स्लीपर अभी भी घर पर ही था। इसलिए कल्पना को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। चिंता बढ़ने पर कल्पना ने अपनी बेटी स्नेहल गवारे को फोन भी किया, लेकिन उसका फोन बंद आया। स्नेहल ने पहले कभी भी घर में बिना ताला लगाए या अपने माता पिता को बिना बताए ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी दौरान स्नेहल की मां कल्पना ने अपने फोन का मैसेज बॉक्स चेक किया, तो पता चला कि स्नेहल ने उन्हें 3:28 को मैसेज किया था। लेकिन जब उन्होंने वह मैसेज खोला तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, यानी वह एक ब्लैंक मैसेज था। वे करीब 1.5 घंटे तक स्नेहल का इंतजार करते रहे और उसके बारे में पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच शाम 7 बजे स्नेहल के पिता हिंदूराव भी अपने काम से घर लौट आए। दरअसल हिंदूराव गवार एक बैंक में काम करते थे और कभी कभी उन्हें काम के कारण देर हो जाती थी। खैर, जैसे ही वो घर आए उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी कल्पना से स्नेहल के बारे में पूछा। इस पर कल्पना ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि वह 4:30 बजे अपने काम से घर लौट आई थी, लेकिन उसके बाद से घर पर स्नेहल नहीं मिली। दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी और दरवाजे के बाजू में ही स्नेहल का एक स्लीपर रखा हुआ था। यह सब सुनकर स्नेहल के पिता हिंदूराव बेचैन हो गए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले स्नेहल के कुछ करीबी दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन उनमें से किसी को भी स्नेहल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर दोनों पति पत्नी ने कुछ पड़ोसियों को अपने साथ लिया और खुद घर के आसपास खोजबीन करने लगे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी स्नेहल का कोई पता नहीं चला। रात करीब 10:30 बजे उन्होंने डोंबिवली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दोबारा फोन किया, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। स्नेहल के माता पिता बहुत परेशान थे। इसी बीच कल्पना गवारे के साथ ही स्कूल टीचर्स ने उन्हें फोन किया और वो उनके घर आ गए। साथ ही हिंदूराव के कुछ साथी भी घर आ गए। अब चूंकि रात काफी हो चुकी थी, तो धीरे धीरे पड़ोसी और स्नेहल के दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। इधर स्नेहल के माता पिता के साथियों ने उन्हें आश्वस्त करने की बहुत कोशिश की कि अब उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है और अब उन्हें स्नेहल मिल जाएगी, इसलिए आप लोगों को नहीं रोना चाहिए और सो जाना चाहिए। लेकिन जिनकी बेटी पिछले 6 घंटे से उनकी नजरों से दूर हो, आखिर उनको नींद कैसे आएगी। फिर भी हिंदूराव और उनके दोस्तों ने कल्पना को समझाया। इसके बाद कल्पना और उनकी सहेली बगल के कमरे में एक बॉक्स बेड में रात करीब 2:30 बजे सो गए। वो रात बीत गई और अब सुबह हो गई और सुबह के 5:30 बजे तक कल्पना गवारे और उनकी सहेली उठ गई। इसके बाद कल्पना अपने बिस्तर के किनारे से निकले कंबल को सीधा करने लगी, लेकिन तभी वो जोर से चीखी। जोर की चीख सुनकर तुरंत हिंदूराव और उनके दोस्त जो बाहर सो रहे थे वो भी जग गए और तुरंत भागकर कमरे के अंदर आए। वहां हिंदूराव, उनके दोस्त और कल्पना के साथियों ने कल्पना से पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कल्पना ने बस अपने हाथ से अपना मुंह ढक रखा था और अपनी उंगली बिस्तर की ओर कर रखी थी। जब हिंदूराव ने बिस्तर के किनारे को हिलाया तो बॉक्स बेड के अंदर से एक हाथ दिखाई दिया। बाद में जब हिंदूराव ने बॉक्स बेड को पूरा खोला तो अंदर का नजारा देखकर घर में मौजूद सभी लोग जोर जोर से रोने लगे और कल्पना बेहोश हो गई। दरअसल माता पिता अपनी जिस छोटी बेटी की तलाश करीब 12 घंटे से कर रहे थे, वो उन्हें उसी बिस्तर में मिली जिसमें कल्पना गवारे और उनकी सहेलियां रात में सोई थी। स्नेहल की हालत ऐसी थी कि पीछे से उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और स्नेहल के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो स्नेहल अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। हालांकि हॉस्पिटल के बाहर ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई और जो मामला अब तक गुमशुदगी का था वह अब हत्या के मामले में बदल चुका था। दरअसल स्नेहल सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपने सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी और उसके टीचर्स के मुताबिक वह अपने बैच की बेस्ट स्टूडेंट थी। इसके अलावा उसे ट्रैवल करने का भी शौक था। पिछले महीने जून में वह अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रिप पर भी गई थी। हालांकि ट्रैवलिंग के आखिरी कुछ दिनों में ट्रैकिंग के दौरान उसके पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण उसे अस्पताल जाना पड़ा। स्नेहल की चोट को देखकर डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक घर पर आराम करने की सलाह दी। इसलिए पिछले 1 महीने से स्नेहल घर पर ही धीरे धीरे ठीक हो रही थी और 19 जुलाई को भी अपने माता पिता के काम पर जाने के बाद वह घर पर ही थी। स्नेहल की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था शीतल गवारे और वह पढ़ाई के लिए लंदन गई थी। खैर,
अब पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले स्नेहल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि स्नेहल की सोने की चैन और नोकिया मोबाइल फोन गायब है। इससे पुलिस को यह भी शक हुआ कि यह चोरी का मामला हो सकता है, जहां घर में अकेली लड़की को देखकर कोई घुस आया होगा और झड़प के दौरान स्नेहल की मौत हो गई होगी। पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरे घर में उस बिस्तर पर जहां से स्नेहल को बाहर निकाला गया था और घर के सभी दरवाजों पर केवल परिवार के सदस्यों की उंगलियों के निशान मिले। इसी बीच पुलिस को स्नेहल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। इस रिपोर्ट में पता चला कि स्नेहल की मौत दम घुटने से हुई। इसके अलावा यह भी पता चला कि स्नेहल की मौत से पहले उस पर न कोई जबरदस्ती की गई थी और न ही कोई यौन हमला हुआ था। इन सभी चीजों से ये क्लियर हो गया कि यह चोरी का मामला तो नहीं है। अब पुलिस को लगने लगा कि यह हत्या परिवार के किसी परिचित या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो नियमित रूप से उनके घर आता था और जिसे उनके घर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। खैर, अब स्नेहल का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उसकी बड़ी बहन भी शामिल थी जो लंदन से आई थी। इसके बाद पुलिस ने स्नेहल के कातिल को ढूंढने के लिए अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने उसके परिवार के साथ अपने जांच की शुरुआत की। जब पुलिस ने स्नेहल की मां कल्पना से पूछा कि क्या स्नेहल का कोई सबसे अच्छा दोस्त या बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताती थी, तो उन्होंने हिरेन राठौर नाम के एक शख्स का नाम लिया। इसके बाद तुरंत पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरेन से संपर्क किया। पूछताछ के दौरान ही हिरेन ने स्नेहल के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलासा किया। हिरेन ने बताया कि उनकी कहानी साल 2004 में शुरू हुई थी, जब वो कॉलेज में मिले। शुरुआत में वो दोस्त बने और अगस्त 2005 तक उन्हें प्यार हो गया। आगे की पूछताछ से पता चला कि रिलेशनशिप में आने के बाद हिरेन अक्सर स्नेहल के घर जाता था और इसी दौरान स्नेहल की मां को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। हालांकि स्नेहल के पिता हिंदू राव इस बात से अनजान थे। दूसरी ओर पुलिस ने स्नेहल के लापता मोबाइल फोन को उसके IMEI नंबर का यूज करके ट्रैक करने की कोशिश की, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकती थी। इधर हिरेन ने पुलिस को एक नई कहानी बताई। उसने बताया कि स्नेहल की हत्या से करीब एक सप्ताह पहले उनके बीच बहस हुई थी। इस बहस का कारण यह था कि वो स्नेहल को बिना बताए अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में चला गया था और उनमें से एक दोस्त ऐसा भी था जिसे स्नेहल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस दौरान हिरेन ने स्नेहल को फोन पर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा हिरेन ने बताया कि स्नेहल की हत्या से 2 दिन पहले उसके मोबाइल की बैटरी भी खराब हो गई थी। कभी कभी उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता था, तो कभी कभी बैटरी मिनटों में पूरी तरह खत्म हो जाती थी। इसलिए वह अक्सर अपना फोन लंबे समय तक बंद रखता था। इसी कारण जब पुलिस ने हिरेन की जांच शुरू की तो 19 जुलाई को उसका फोन स्विच ऑफ आया। जांच के दौरान ही पुलिस ने हिरेन से पूछा कि 19 जुलाई को तुम कहाँ थे। इस पर हिरेन ने बताया कि वो वोल्टास नाम की कंपनी में काम करता है और वो उस दिन भी वहीं था। हालांकि पुलिस हिरेन के बयानों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, इसलिए हिरेन की बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस उस कंपनी में गई। वहां हिरेन के 3 साथियों ने बताया कि हिरेन उस दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कंपनी में ही था। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कंपनी को अटेंडेंस रजिस्टर दिखाने के लिए कहा, लेकिन इससे जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल उस अटेंडेंस रजिस्टर में 19 जुलाई का पेज ही गायब था। इससे पुलिस को स्नेहल की हत्या में सीधे तौर पर हिरेन पर शक हुआ। हालांकि उसके 3 साथियों ने दावा किया कि हिरेन पूरे दिन उनके साथ था, लेकिन हिरेन का फोन बंद होना और अटेंडेंस रजिस्टर में 19 जुलाई का पेज गायब होना, इन दोनों कारणों ने हिरेन पर शक पैदा कर दिया। पुलिस और कंपनी के एम्प्लॉइज ने 19 जुलाई के अटेंडेंस पेज का पता लगाने के लिए भरपूर कोशिशें की, लेकिन आखिर में उन्हें कुछ न पता चल सका। अब जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर परिवार से संपर्क किया। यहीं पर पुलिस को पता चला कि बाहर से खुश दिखने वाला परिवार वास्तव में कभी खुश था ही नहीं। दरअसल पुलिस को सबसे पहले पता चला कि स्नेहल की बड़ी बहन शीतल ने अपने पिता हिंदू राव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हिंदू राव ने एक बार अपनी बेटी शीतल को इतनी बुरी तरह पीटा था कि शीतल को अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरी बात, पुलिस को पता चली कि हिंदू राव और कल्पना दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। हिंदू राव को शक था कि उसकी पत्नी कल्पना का अनिल जवालेकर नाम के शख्स के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल अनिल जवालेकर हिंदू राव का रिश्तेदार था और उनके इसी शक के कारण दोनों पति पत्नी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। यही कारण था कि हिंदू राव हमेशा गुस्से में रहते थे। हालांकि इस लड़ाई में दोनों बेटियां स्नेहल और शीतल हमेशा अपनी मां के साथ खड़ी रही, लेकिन अब मामले में अनिल जवालेकर का नाम आने के बाद पुलिस ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया। तो अब पुलिस के शक के दायरे में 4 लोग थे। सबसे पहले स्नेहल के पिता हिंदू राव, उसके बाद उसकी मां कल्पना, फिर उसका बॉयफ्रेंड हिरेन और चौथे नंबर पर अनिल जवालेकर। पुलिस को शीतल पर शक नहीं हुआ क्योंकि वह काफी समय से लंदन में पढ़ाई कर रही थी। पुलिस के पास इन चारों सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ थ्योरीज थे। पहली थ्योरी स्नेहल के पिता हिंदू राव के खिलाफ थी।
दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया था कि स्नेहल की हत्या के समय कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। इसलिए पुलिस को लगा कि परिवार का ही कोई व्यक्ति इसके पीछे हो सकता है। हिंदूराव का गुस्सा इस हत्या के पीछे का एक मकसद हो सकता है। खासकर उनको अपनी पत्नी कल्पना और रिश्तेदार अनिल के बीच अवैध संबंध का शक था, और इसमें उनकी दोनों बेटियों ने कभी भी हिंदूराव का सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा हिंदूराव को हिरेन और स्नेहल के बीच रिश्ते के बारे में भी पता चल गया होगा, और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली होगी। पुलिस के मुताबिक दूसरी थ्योरी ये थी कि स्नेहल को अपनी मां कल्पना और उनके रिश्तेदार अनिल के बीच के संबंध के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद कल्पना और अनिल दोनों को डर हो गया होगा कि स्नेहल यह बात हिंदूराव को बता देगी। इस डर के कारण अनिल और कल्पना दोनों ने साजिश रचकर स्नेहल की हत्या कर दी और उसके शव को बिस्तर के बक्से में रख दिया। बाद में कल्पना यह दिखावा करने लगी कि उनकी बेटी गायब हो गई है। पुलिस की तीसरी और अंतिम थ्योरी ये थी कि हिरेन, जिसने बताया था कि एक पार्टी में बिना बताए जाने के कारण उसके और स्नेहल के बीच झगड़ा हो गया था, तो उसने इस बहस को और बढ़ा दिया होगा और स्नेहल के प्रति द्वेष रखते हुए एक सप्ताह तक इंतजार किया। फिर उससे मिलने के बहाने वह उसके घर गया और उसकी हत्या कर दी। जो कि पुलिस को उस दिन हिरेन के ठिकाने का भी पता नहीं चला था, और उसकी कंपनी के अटेंडेंस रजिस्टर में 19 जुलाई का पेज भी गायब था। इसलिए पुलिस की यह थ्योरी सामने आई। हालांकि ये सभी थ्योरी सिर्फ काल्पनिक थे, इसलिए 2 जुलाई 2008 को पुलिस ने इन सभी संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का भी विचार किया, जिसके दौरान उन चारों से बेसिक सवाल पूछे गए। जब टेस्ट रिपोर्ट सामने आया तो अनिल और कल्पना दोनों सच्चे पाए गए। उन दोनों ने 100% ईमानदारी के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट पास किया। जब पुलिस ने हिंदू राव और हिरेन का टेस्ट रिपोर्ट देखा तो उन्हें उन पर शक होने लगा, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान सवालों के जवाब देते समय संदिग्धों के दिल की धड़कन, आवाज और ब्लड फ्लो को सावधानी से चेक किया जाता है। हिंदू राव द्वारा दिए गए जवाबों के कारण वह पुलिस के सामने सस्पिशियस बन गए। इसके अलावा जब हिरेन से स्नेहल की हत्या में उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछताछ की गई, जैसे कि जब स्नेहल पर हमला हुआ तो क्या वह वहां मौजूद था, क्या उसने ही स्नेहल की गला घोंटकर हत्या की है, तो वो इनका क्लियर जवाब नहीं दे पाया। एज अ रिजल्ट हिरेन भी पुलिस को सस्पिशियस लगा। ऐसे में पुलिस के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट बेनतीजा रहा। इस वजह से पुलिस ने इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। दूसरी ओर हिरेन को यूएस वीजा मिल गया। वह मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए वहां जाना चाहता था, और उसने काफी समय पहले ही वीजा के लिए अप्लाई किया था। इसलिए वह 30 जुलाई 2008 को विदेश चला गया। उसे वहां जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि स्नेहल हत्या मामले में पुलिस अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी। इन सब के चलते पुलिस ने कोर्ट से इस केस को बंद करने की अपील भी की। हालांकि इस केस को लेकर कई तरह के सवाल जवाब के बाद कोर्ट ने पुलिस की अपील खारिज कर दी और इस केस की जांच जारी रखने को कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2010 आ गया। साल 2010 में ही हिरेन की पिता की मौत हो गई, जिसके कारण 7 अप्रैल 2010 को हिरेन भारत लौट आया। आने के बाद उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद उसने एक अजीब निर्णय लिया। दरअसल वह कोर्ट में गया और कहा कि यदि पुलिस या क्राइम ब्रांच को अभी भी मुझ पर शक है तो मैं नारकोटिक एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। इसके बाद 20 अप्रैल 2010 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 27 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। हालांकि 7 दिनों तक कस्टडी में रहने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन इसके बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। दरअसल जुडिशियल कस्टडी का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर एक निश्चित समय के लिए जेल में रखा जा सकता है। यहां उसे लगभग 1 महीना जेल में बिताना पड़ा। इसके 2 कारण थे। पहला, स्नेहल की हत्या के दिन उसका फोन बंद हो गया था, जिससे उसकी लोकेशन का पता नहीं चल सका, और दूसरा, अटेंडेंस रजिस्टर में उस दिन का रिकॉर्ड भी गायब था। हालांकि कोर्ट ने उसे 1 महीने तक जेल में रखने के बाद 26 मई को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद हिरेन ने इस केस में एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक बार फिर अदालत में अपील दायर की। इस बार उसने कहा कि वह नारकोटिक टेस्ट नहीं कराना चाहता। शायद उसने यह फैसला गुस्से में आकर लिया, क्योंकि बिना सबूत के 1 महीना जेल में बिताने से कोई भी परेशान हो जाएगा। भारत में कानून कहता है कि अगर कोई नारकोटिक टेस्ट नहीं कराना चाहता तो कोई भी उसे इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। हालांकि इस मामले में स्नेहल का खोया हुआ फोन पुलिस ने उसके IMEI नंबर के माध्यम से मनसुख शिवाजी पाटिल नाम के एक शख्स के पास से बरामद कर लिया था। मनसुख शिवाजी पाटिल कांदीवली में दुकान चलाते थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह फोन 1 महीने पहले ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बेचा था, और उसने बताया था कि यह मोबाइल उसे सड़क पर मिला। मनसुख शिवाजी पाटिल ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने 3,500 रुपए में फोन खरीदा था। पुलिस ने मनसुख शिवाजी पाटिल के बताए हुलिये के आधार पर मोबाइल बेचने वाले शख्स का स्केच भी तैयार करवाया। लेकिन जब उस स्केच को पड़ोसियों, परिवार और आसपास के लोगों को दिखाया गया तो किसी के पास भी स्केच में दिख रहे आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जुलाई 2024 में स्नेहल की हत्या को 17 साल पूरे हो गए। हर साल उनके हत्याकांड की फाइल 1-2 बार दोबारा जरूर खुलती है, लेकिन इस मामले में कोई नया संदिग्ध, सबूत या गवाह सामने नहीं आता।
हालांकि इस दौरान कई बार इस मामले को बंद करने की भी मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।